कोई भी बच्चा अगर 11th क्लास में अगर कम भी पढ़ा है, लेकिन मेरी फंडामेंटल के जितने भी सीरीज मैं बनाऊं, वीडियो बनाऊं, अगर आप उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 12th क्लास की कोई भी टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम लोग आज 12th क्लास के लिए फंडामेंटल का पहला क्लास होगा और आप लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 12th क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसके किसी भी टॉपिक को आपको मैंने किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मुझे लगा ऐसा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 9th क्लास 10th क्लास में थोड़ा सा केयरलेस रहा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा बट थोड़ा सा ध्यान कम रहता है बच्चे को। बच्चे जो है सेंसिटिव कम होते हैं 11th क्लास के प्रति, तो वे 12th क्लास के प्रति वो हमेशा उनके मन में डर बना रहता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। मैं वादा करता हूं कि आपको 12th क्लास में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आगे आपको कंपटीशन के लिए भी हमको उम्मीद है कि ये बेस मजबूत होगा। और आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल तो हर एक चीज़ की ज़रूरत है, मैथ कहाँ ज़रूरत नहीं है। तो उस मैथ के इसमें लगभग 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास के लिए बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगी जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक करके मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको 12th क्लास में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा 100% दावा है। और ये हम लोग ऑनलाइन अगर ये सारा फंडामेंटल जो है आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और मेरे एप्लीकेशन पर भी मिलेगा, शिक्षा बोर्ड एप्लीकेशन पर। तो अभी ऑफर में चल रहा है ये शिखर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 12th क्लास के ओनली मैथ के लिए है। अगर अंग्रेजी में शिखर अभी ऑफर में है तो 999 से भी आपको कम में मिलेंगे। अंग्रेजी में सब रखोगे शिखर लिख के 0.2 डालोगे तो उसके लिए आपको कुछ और भी इसके 30% आपको लेस दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यानी कि बहुत कम में है, लेकिन मैं अपने आप को शो करना चाहता हूँ कि मैंने एक भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आप लोगों के लिए मैं 12th क्लास में छोड़ दूँ। 11th नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपको 12th क्लास में बेटर समझ में आएगा। चलिए, आज का मेरा फंडामेंटल टॉपिक है जो हमको लगता है कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, नंबर सिस्टम। तो इस फंडामेंटल में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। इस बेसिक में बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर। अब इसमें हमें इसलिए एक बार बेसिक लिख दिए हैं। बेसिक पढ़ाने के बाद बेसिक का ही हिस्सा इनइक्वालिटी है, अर्थात जिसको असमिका बोलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जीआईएफ होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मैंने बहुत सारे फंक्शन के बारे में बोलेंगे। और लास्ट इसको हम अलग एक ब्रांच बना करके बनाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलते हैं, आज का जो बेसिक का जो पहला टॉपिक होगा हम लोगों का, बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संख्या पद्धति तो हमको लगता है बच्चा बच्चा की ज़रूरत है। अगर आप हम लोग बचपन से स्टार्ट किए होंगे तो संख्या से ही रिलेटेड, तो हम हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम नहीं बताने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत जो टॉपिक है जो हमारे मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी चीज़ को हम फास्ट कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक एक करके डील कर दे। अगर ये 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी है, 9th 10th के लिए भी है, मैंने किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। चलिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट मतलब नंबर्स का एक फ्लो चार्ट। आपको क्या पढ़ना है ओवरऑल, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं एक सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से दो नंबर्स, रियल और दूसरा इमेजिनरी। सम्मिश्र संख्या के समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं और काल्पनिक संख्या को आर डैश से।
और इस दुनिया में वास्तविक संख्या के सारे नंबर्स को, जितने इसमें ग्रुप है, माने ये वास्तविक संख्या एक ग्रुप है, एक समूचे है, तो इस समूचे को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। और परिमेय के संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्याओं के संग्रह को दो भागों में, एक पूर्णांक जिसको जेड या आई से सूचित करते हैं, और दूसरा नॉन इंटीजर अर्थात अपूर्णांक। और इस पूर्णांक को इस दुनिया में तीन भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक या आप इसको कह सकते हैं शून्य, और तीसरा कह सकते हैं आप ऋणात्मक पूर्णांक। और इसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग, इसके पूरे धनात्मक पूर्णांक के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या को हम लोग जीरो से इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्या। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल बात करेंगे कि सर संख्या कहाँ से, माने संख्याओं का सबसे बड़ा संग्रह क्या है, माने इस संख्याओं का माई बाप सबसे बड़ा कौन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या है। कौन, सम्मिश्र संख्या है। अब इससे दुनिया में बड़ा कोई संग्रह नंबर्स का नहीं होता है। और सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत दो नंबर्स कौन कौन, एक पहला, माने ये संख्याओं का संग्रह कलेक्शन है। दुनिया में जो भी नंबर्स बोलिएगा तो कि तो आप वास्तव में बोलोगे या वास्तव में वह नंबर्स बोल रहे हो, इस दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं होगा अर्थात काल्पनिक होगी। तो उस वास्तविक और काल्पनिक दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस संग्रह को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को दो भाग में, परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अब नहीं सॉरी, वास्तविक संख्या को दो भाग में, एक वास्तविक सम्मिश्र संख्या को दो भाग में, वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक देखिए राइट साइड वाले बेचारे निसंतान रह गए हैं, इसमें से कोई ग्रुप नहीं निकला। वास्तविक के दो पुत्र यानी कि परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय के दो पुत्र पूर्णांक, अपूर्णांक, और पूर्णांक के तीन पुत्र धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक। इसी धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है, प्राकृत संख्या, जो गिनती के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इस जीरो को जब इस गिनती की संख्या में शामिल कर दिया गया तो क्या कहलाया, होल नंबर्स कहलाया। तो इस प्रकार से एक आपको ओवरऑल नंबर्स के बारे में मैंने बताया कि हमको क्या पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किधर, नीचे से, और अंत करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले, यानी कोई व्यक्ति पूछे कि नंबर्स का माई बाप कौन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र कौन कौन, रियल, इमेजिनरी। रियल के दो पुत्र रेशनल और इरेशनल। रेशनल के दो पुत्र कौन, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर के थ्री पुत्र यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर्स का ही दूसरा नाम क्या है, यानी नेचुरल नंबर, जिसके अंतर्गत ऑल काउंटिंग नंबर्स है। और जीरो, इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो मेरा टोटल नंबर्स बन जाता है। अब हम लोग यहाँ से नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग थे, किसी वस्तु को, अपने वस्तुओं को काउंटिंग करना पहले सीखे, यानी गिनने सीखे। तो सबसे पहला नंबर प्राकृत संख्या, इसके वर्ड में इसका आंसर छिपा हुआ है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरली कोई भी व्यक्ति अगर काउंटिंग करता है तो काउंटिंग कहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4। अगर कोई वस्तु है तो कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व है। तो यानी दुनिया में जितने भी काउंटिंग माने गिनने के लिए जो प्रयोग किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या का फर्स्ट माने अंग्रेजी का पहला लेटर क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, एन है। इसीलिए इसके पूरे संग्रह को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से। अर्थात कोई व्यक्ति का है, अर्थात
नेचुरल नंबर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2, ये कर्ली ब्रैकेट यानी कि सेट को इंडिकेट करता है। ये एक सेट है। सेट का मतलब क्या है, माने समुच्चय का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, माने वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यानी जिसका अपना एक गुण हो, अपनी एक प्रॉपर्टीज हो, अपना एक चरित्र हो। यानी कि तो हम कोई भी बोलेंगे, अगर किसी से पूछा जाए कि क्या जीरो प्रकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, तो कहेगा ना सर। अगर माइनस में अगर पूछा जाए कि तुम कितने भाई हो, तो माइनस में बताएगा कि हमको 2 भाई जन्म लेने वाला है, ऐसा कोई तो बताएगा नहीं। तो गिनने में जिस जिस नंबर्स का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अर्थात प्रकृत संख्या हमेशा एक धनात्मक काउंटिंग नंबर्स होती है जो गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई, एकदम बेसिक, माने एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया सर छोटी प्राकृत संख्या हो गई 1, यानी कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। दुनिया की सबसे प्रकृत, माने काउंटिंग हमेशा जब भी शुरुआत होगी तो किससे, 1 से। अब दूसरा नोट, 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ दीजिए, माने नेचुरल को अगर नेचुरल से जोड़ा जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। यानी प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से जोड़े, कोई भी 2 प्राकृत संख्या, जैसे में 2 और कोई एक ले लीजिए 5, अगर जोड़िएगा तो एक नया प्राकृत संख्या ही आएगी, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ये 7 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर, 5, 2 प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन 2 प्राकृत संख्याओं को घटाया जाए तो ये प्राकृत संख्या हो, ये निश्चित नहीं है। लेकिन 2 प्राकृत संख्याओं को अगर गुणा कीजिएगा, यानी कि नेचुरल को नेचुरल से गुणा कीजिएगा, तो भी हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर्स होगा। माने 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा करें या जोड़े तो हमेशा क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। लेकिन 2 प्राकृत संख्याओं को भाग कीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि वह प्राकृत संख्या ही होगी। जैसे कुछ बच्चे जो है सोचेंगे कि सर 4 में 2 से भाग दे दीजिए, 4 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, तो क्या 2 में 4 से भाग देना तो प्राकृत नहीं आ रही है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 2 प्राकृत संख्याओं को भागा करने पर प्राकृत हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ये 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़िए या 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा कीजिए, ये हमेशा क्या देंगे, एक प्राकृत संख्या ही होगी। लेकिन 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर और भाग जो है प्राकृत संख्या नहीं होती है, जिसके कारण आगे चीजों की संख्याओं की जरूरत पड़ी। मैथ क्या है, आवश्यकता की जननी है। माने जो जो जब जब आवश्यकता हुई है मैथ की उत्पत्ति हुई है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट। अब इन नेचुरल नंबर्स के बारे में अभी हम जितनी भी बात करेंगे, अभी हम पूर्ण संख्या या पूर्णांक पूर्णक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज जितना भी बात करेंगे टोटल अभी माने प्रकृत संख्या के बारे में। जब प्रकृत संख्या से संबंधित सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे तब हम पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे। तो यानी कि ये जितना भी डेफिनेशन होगा आगे प्रकृत से ही, तो यानी कि उसी के अंतर्गत आने वाली कौन सी संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब उसके बीच कुछ संबंध है, सहअभाज्य, युगल अभाज्य, सुपर प्राइम नंबर्स अर्थात उच्च क्रम का अभाज्य संख्या, उसके बाद परफेक्ट नंबर जिसको आप पूर्ण संख्या भी कहेंगे। इन सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सम संख्या, तो सभी लोग बच्चा बच्चा ये जानता है कि सर सम संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा, बच्चा कहता वे सभी संख्या नहीं है, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और आप भी जानते हैं कि 2 से विभाज्य कब होगी, जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 यदि अंक दिया गया हो तो वह सभी की सभी संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। और जो प्राकृत संख्या की बात हो रही है,
ना कि अगर मान लीजिए कि कोई पूर्णांक है वह 2 से विभाज्य है तो उसको सम पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन परिभाषा के अनुसार प्राकृत संख्या के ही वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यानी कि हम लोग सम संख्या कह रहे हैं कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या अर्थात इवन नंबर्स कहते हैं। इसका व्यापक रूप, व्यापक मतलब जनरल, जनरल रूप जो है वह क्या होती है, 2n होता है। अर्थात हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, ये भी एक क्या है, सेट है, और सबसे छोटी संख्या प्राकृत में तो एक जो है 2 से विभाज्य नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत, जिसका अंत नहीं है। क्योंकि गिनती की संख्या का अंत नहीं है, प्राकृत संख्या क्या है, अपरिमित है, उसको गिना नहीं जा सकता है, उसकी अंत नहीं हो सकती है। तो जब प्राकृत संख्या अंत नहीं है, उसी प्राकृत संख्या में जो जो 2 से विभाजित होगी वह सभी के सभी क्या है, सम संख्या। अब आप इसी चीज को ध्यान में रखिए कि नोट, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2। अब बच्चा सोचता है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है। जैसे आपने लिखा है कि इसका व्यापक, व्यापक मतलब जिसको जनरल बोलते हो, जनरल मतलब उस दुनिया की कोई ऐसी माने सम संख्या नहीं है जो उसके अंदर नहीं, उस रूप के अंदर नहीं है। तो यानी जहाँ छोटा n की जगह क्या रखना, प्राकृत संख्या। अगर यहाँ पर जिसे 2n है, अगर n की जगह आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2। अगर n की जगह आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4। n की जगह अगर 3 रखोगे तो क्या आएगा, 6 डॉट डॉट मतलब इत्यादि। आप समझ में आ गया होगा कि सर इस n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो यानी कि जो भी संख्या प्राप्त होगी वह हमेशा क्या होगी, सम संख्या ही होगी। यानी आगे आपको काम है, ये मत सोच लेना कि तो छोटी सी बात है, इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। हम लोग 12 क्लास के सारे ब्रांच को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ये पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ध्यान में देना है कि 2n का बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर जब भी अगर सम की बात होगी, अननोन होगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, माना कि 2x, 2n, 2p, जहाँ p एक कोई ना कोई क्या है, प्रकृत संख्या है। तो यानी कि कोई व्यक्ति कहे कि सर 100वां प्रकृत संख्या कौन होगा लगातार क्रम के आधार पर, तो n की जगह 100 रख देंगे। सर 500वां पोजीशन पर यानी कि सम संख्या कौन होगी, तो यहाँ 500 रख देंगे। तो यानी कि इस तरह से आपका पहला नोट हो गया। तो इस आप देखिए तो सबसे पहला यानी कि सम संख्या कौन है, तो यानी कि सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। अब दुनिया में इससे छोटी सम संख्या नहीं है इसके परिभाषा के आधार पर। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब सम संख्या के बाद इसी का उल्टा विपरीत है, अर्थात विषम संख्या। माने विषम संख्या क्या भाई, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो मतलब जी, यानी कि उसमें 2 से भाग दें तो उसका शेष 0 नहीं आना चाहिए। तो यानी जब शेष 0 नहीं आएगा तो यानी कि क्या कहलाएगा, वह विषम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या भाई कब होगी, जब उसके इकाई स्थान पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, यानी कि अभाज्य माने विषम संख्या। तो यानी कि तो डायरेक्ट सर इतना तो हो ही गया। अब इसका भी व्यापक रूप है क्या, तो हाँ, जब कोई सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस कहने का मतलब जब किसी नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं अनुक्रम। संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार कि तो बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या घटते क्रम में लिखा गया हो, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। तो यानी वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और इसका मानक रूप क्या है, 2n-1। तो 2n-1 जहाँ n का मान 1 2 3 रखेंगे। एक और चीज हम बता दूं, 2n+1 भी होता है, लेकिन इस स्थिति में n का मान
नेचुरल नंबर नहीं, आगे जो पढ़ना होल नंबर्स होगा। क्या होगा? होल नंबर। तो यानी 2n + 1 भी, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि सर किसी भी सम संख्या में अगर विषम को जोड़ा जाए या विषम को घटाया जाए तो वह सभी संख्या क्या कहलाती, क्या होती है? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो अब आगे बताएंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, तो आप ही लोग बताइए कि ये विषम का रूप है, तो इस सबसे छोटा, तो n का मान जब इसमें 1 रखोगे तो 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब 1, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 में से 1 गया 3, 3 रखेंगे, तीसरा विषम संख्या निकालना है तो 3 दूनी का 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 5, 4 रखेंगे तो 4 दूनी का 8, 8 में से 1 गया तो कितना हो गया? 7, 5 रखेंगे, पांचवा हमको विषम संख्या नहीं, 5 दूनी 10 - 1 तो कितना हो गया? 9 डॉट डॉट। ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इससे भी प्राप्त हो सकता है, खूब आसानी से प्राप्त होगा। तो आप देखिए कि जब कभी भी यहाँ पर होल नंबर से 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 तो 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या का रूप है। अब यहां पर भी हम लोग कुछ नोट लिखेंगे और इस नोट को याद रखोगे, ध्यान पर रखोगे हमेशा। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है बाबू? 1 है। अब एक बात और भी ध्यान रखोगे, दुनिया में किसी भी नेचुरल नंबर्स के साथ, नोट नंबर सेकेंड, अगर सम +1, या ऐसे ना कहकर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, सम प्लस विषम, अच्छा है, सबसे बढ़िया है सम +1 ऑलवेज क्या होगा? विषम। कोई भी सम संख्या में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? विषम होगा। और सम -1 तब भी क्या होगा? विषम होगा। कोई भी सम संख्या उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी सम संख्या इसी तरह से, लेकिन यानी कि सम के आगे और पीछे हमेशा क्या होती है? जैसे मान लो यहाँ पर प्रकृत संख्या लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब देखिए ये इवन, सॉरी ऑड, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो यानी कि ये क्या है? इवन है। तो इवन के आगे और पीछे क्या है? ऑड है। और ऑड के भी आगे पीछे क्या है? इवन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं तीसरा नोट कि सर इवन माने सम संख्या का ग्रुप यूनियन विषम संख्या का ग्रुप, ये यूनियन मतलब दोनों को मिला करके हमेशा क्या होगा? एक प्राकृत संख्या बनती है। प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनता है। माने सम को और विषम को मिला दिया जाए तो पूरा क्या बन जाएगी? वह प्राकृत संख्या बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ चुका होगा। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है। बहुत लोग इसका जवाब यही देते हैं कि सर वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। माने वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। हम इस को डायरेक्ट बोलते हैं कि वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी नेचुरल नंबर्स जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड हो मतलब यानी कि वह 2 संख्याओं से पूर्णतः क्या हो? मात्र विभाजित हो। तो वह कौन सी संख्या? एक और स्वयं। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल के रूप में क्या आएगा? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 के तो मात्र एक ही गुणनखंड है ना, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है।
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। अब बच्चा कहता है सर इसका कोई मानक रूप क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये किसी क्रम में आगे नहीं बढ़ा, ये एक सीक्वेंस नहीं है। बढ़ते क्रम में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये बढ़ते क्रम किसी नियम का पालन नहीं कर रही है। जैसे देखिए यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, और यहाँ देखिए 2 का अंतर, लेकिन यहाँ 4 का, फिर 2 का, फिर यहाँ 4 का, फिर 2 का, कभी 10 का भी अंतर होगा, कभी 9 का भी अंतर होगा। तो इस प्रकार से इस संख्याओं के क्रम में किसी तरह का कोई नियम नहीं है, इसलिए इसका कोई मानक रूप या व्यापक रूप नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको दिखाई दे रहा होगा, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि सर इसके नंबर ऑफ टोटल अभाज्य संख्या दुनिया में कितने हैं? तो सर इनफाइनाइट है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या का अंतर्गत है। लेकिन एक बात इसमें है कि जितने भी अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या में 2 ही केवल एक ऐसी संख्या होगी जो कि अभाज्य है और सम है। अब दुनिया में 2 के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं होती है जो कि सम होने के बावजूद भी क्या हो? अभाज्य हो। तो यानी कोई व्यक्ति कहे कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। मात्र ये 2 एक ऐसी नंबर्स हैं जो 2 होने के बावजूद, यानी सम होने के बाद भी वो क्या है? अभाज्य है, अर्थात प्राइम नंबर, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको रूढ़ नंबर्स, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। और 1 से लेकर 100 तक आप याद रखोगे। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। आगे लिखेंगे भी हम। अगला जो है भाज्य संख्या, सीधे उसका उल्टा, जैसे सम का उल्टा विषम, अभाज्य का उल्टा क्या होता है? भाज्य, जिसको हम लोग यौगिक भी बोलते हैं या संयुक्त भी बोलते हैं। संयुक्त वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। कुछ लोग इसी को बोलते हैं कि सर वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी वह क्या हो? विभाजित हो। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? यानी भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात संयुक्त संख्या कहते हैं। इसका भी कोई मानक रूप नहीं होता है। सीधा कहिए ना कि सर 1 को छोड़कर जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं और वे सभी संख्या को हटा दीजिए जो कि अभाज्य है, तो बचा हुआ सभी के सभी क्या हो जाएगी? भाज्य। फिर मेरी बात समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट हो गया ये। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसको तो रिमूव कर देना है। अब 2, 3, 5, 7, ये जितने भी अभाज्य संख्या सबको गोला लगा दीजिए, एक को रिमूव कर दीजिए। तो जितना बचा हुआ नंबर्स है, ये सभी के सभी नंबर्स क्या होंगे? यानी भाज्य होगी, अर्थात रूढ़ संख्या होगी। तो यानी कि हम लोग को लिखना होगा एग्जाम्पल के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट इनफाइनाइट, माने अनंत। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गई? 4। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, माने 1 इज नाइदर प्राइम नंबर्स नॉर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी एवं सब अभाज्य संख्या कौन है?
2 जो कि ऊपर बता ही चुके थे। और अभी आपने देखा कि भाज्य संख्या प्राकृत संख्या में कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से। तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात संयुक्त संख्या है। और 1 से लेके 25 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है, 25। अब लड़का सोचता है ना कि सर जब 1 से लेके 100 तक में 25 है तो 1 से लेके 200 तक में 50 हो जाएगा, नहीं। इसीलिए ना मैंने बोला कि ये ऑर्डर में नहीं होता है, एक सीक्वेंस में नहीं होती है। तो आपको यहाँ से 1 से लेके 100 तक में ध्यान रखना है। 25, 100 से लेके आगे आप उसका नंबर्स लिख लीजिए और देख लीजिए कि कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य है कि नहीं है। आगे सह अभाज्य, यहाँ तक तो हो गया प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं के कुछ जोड़ों के बीच संबंध है, तो यानी कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स है, माने 2 प्राकृत संख्या, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि 2 प्राकृत संख्या लेंगे जिसका एसीएफ हमेशा क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ लेंगे, तो यानी कि 1, 2, वे 2 प्राकृत संख्या, यानी कि हमेशा ध्यान रखना है कि सह अभाज्य हो या भाज्य हो, सम विषम, हमेशा प्राकृत के बारे में। जैसे 3, 5, 9, 11 ETC, ये सभी के सभी क्या है, सह अभाज्य है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पूछता है कि 2 लगातार प्राकृत संख्या हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य होती है। और कोई भी 2 अलग अलग अभाज्य संख्या लोगे उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1। अर्थात 2 भिन्न अभाज्य संख्या भी हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य होती है। तो वही लिखे हुए हैं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या होगी, सह अभाज्य। क्रमागत मतलब कहीं से भी 5, 6, 15, 16, कोई भी डॉट डॉट, कोई अगर एक n नेचुरल नंबर है तो n+1 जो होगा नेचुरल के जस्ट आगे होगा। अगर ये 10 लेते हो तो ये 11, ये 100 लोगे तो ये 200, ये सभी के सभी क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या होगी। यानी कि वैसे सभी प्राकृत संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा कितना हो, 1 हो। नेक्स्ट, 2 भिन्न भिन्न, ये नहीं कि 3, 3 नहीं, 5, 5 नहीं, 7, 7 नहीं, 2 अलग अलग, कोई भी एक भिन्न ले लीजिए। मान लीजिए कि आप अभाज्य संख्या 2 ले लिए, अब अगला ले लीजिए 3, तो कहिएगा सर ये तो लगातार हो गया। 2 के साथ अगर 5 ले लीजिए तब भी हो गया। 3 के साथ अगर आप 11 ले लेते हो, ETC, ये सभी के सभी जो है आंख बंद करके बोल दोगे कि सर ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो ये यानी कि ये जोड़ा जो है सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, युग्म है। तो इस प्रकार से ये सह अभाज्य हो गया। यहाँ तक तो सभी लोग बच्चे पढ़े होंगे। एक और ये भी पढ़े होंगे आप लोग, युगल अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। इसी को देखिएगा, जब किसी का बच्चा जुड़वा जन्म लेता है तो ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विंस, बच्चा जन्म लिया है, मैंने जुड़वा बच्चा जन्म लिया है। तो ट्विंस का अर्थ ही होता है जोड़ा, युग्म, और हिंदी में भी लिखा हुआ है युगल अभाज्य संख्या। यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं जिनका अंतर क्या हो, 2। देखिए 2 शर्त है। पहला नंबर, दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 2। तब हम बोलेंगे कि वह जो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है युगल अभाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, अगर मान लीजिए 2 और 3, ये सह अभाज्य तो है, फिक्स है। क्या ये युगल अभाज्य है, नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन इस दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस प्रकार से ये युगल अभाज्य नहीं है। तो सर युगल अभाज्य कौन है, तो देख लीजिए 3, 5 युगल अभाज्य है, तो चेक कीजिए, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो यानी कि सर 2 है। तो इस प्रकार से ये क्या है, युगल अभाज्य है। 5, 7 ये भी युगल अभाज्य है। 7, 9, तो सर ये तो गड़बड़ कर दिए आप। 7, 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 7 जो है वह अभाज्य तो है, 7 अभाज्य है, परंतु
9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो आगे की तो बात ही नहीं करेंगे। यानी दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए, तब उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो अंतर तो 2 था, परंतु ये अभाज्य संख्या नहीं थी, इसलिए हम लोग इसको युगल अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, नहीं 29 31 हो जाएगा, ETC इस प्रकार के 41 43 हो जाएगा। इस तरह की सभी प्रकृत संख्याओं के जोड़ा क्या कहलाएगी, युगल अभाज्य संख्या। अगला, और ये बच्चा कम जानता है, उच्च क्रम के अभाज्य संख्या, सुपर प्राइम नंबर्स। ये कभी भी बिना एग्जाम्पल के कभी समझ में आएगा ही नहीं। तो है इस तरह से आपको कम यूज इसका, मैं मानता हूँ कि ये कम है, लेकिन आप लोगों को जब मैं फंडामेंटल दे रहा हूँ तो 9 टू कॉम्पिटिटिव, ना कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ प्रॉपर किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए। ठीक है, मैं 12 क्लास के लिए ये खास करके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो फंडामेंटल है, और ये फंडामेंटल में नंबर सिस्टम सबके लिए है, इसलिए मैं कोई भी नंबर्स नहीं छोड़ा हूँ। तो उच्च क्रम का अभाज्य नंबर, सुपर प्राइम नंबर्स, यहाँ नंबर्स छोड़ दिया, चलिए सुपर प्राइम नंबर्स, यानी इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर प्राइम नंबर्स। तो हाई ऑर्डर, भाई हायर ऑर्डर मतलब क्या हो गया, उच्च क्रम। तो वैसी अभाज्य संख्या जो अभाज्य स्थान पर स्थित हो उसे सुपर प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसको तो थोड़ा सा मुझे हम लोगों को बड़ा गौर से देखना होगा, इसको समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कहा कि वैसी अभाज्य संख्या, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं का क्रम लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो पहले नंबर हम लोग एक कह रहे हैं, पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, माने अभाज्य संख्या का ज्ञान होगा तभी ना। सुपर, सुपर मतलब सबसे ऊपर, माने प्राइम नंबर्स के ही भी अंदर उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेशन है ना, कहला अरे ये वस्तु तो एकदम सुपर है। तो सुपर है मतलब उस वस्तु में जितनी भी वस्तु है उनमें भी उसकी कुछ अलग क्वालिटी है, जिसके कारण अपने ग्रुप में भी इसको थोड़ा सा अलग भिन्न बनाया है। तो यानी कि सुपर प्राइम, तो पहले वे वैसी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य हो गया। अब यहां हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्याओं का स्थान, स्थान कौन सा है भाई, तो देख लेते हैं एक बार। पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, चाहे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ डॉट डॉट। अब आपको गौर करना है कि वैसी अभाज्य संख्या, वे सभी अभाज्य संख्या जो अभाज्य स्थान पर स्थित हो। तो अभाज्य संख्या का ज्ञान होगा तभी ना, तो यानी कि पहला तो न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, तो हमको ये देखना होगा कि अभाज्य स्थान कौन है। तो आप देख चुके हैं ये, माने दूसरा तीसरा चौथा तो भाज्य हो गया, पांचवा अभाज्य हो गया, छठवा तो भाज्य है, सात जो है अभाज्य है, ये डॉट डॉट आगे की ओर। इस प्रकार हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के आधार पर, अतः अभाज्य संख्याओं का ग्रुप क्या हो जाएगा, 3 5 11 17 डॉट डॉट इत्यादि। तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। वे सभी अभाज्य संख्याएं जो अपने
अभाज्य पोजीशन पर स्थित हो तो वे सभी अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, यानी कि सुपर प्राइम नंबर्स होती है। और सबसे छोटी सुपर प्राइम नंबर्स क्या होती है, 3। सबसे छोटी सुपर प्राइम नंबर्स क्या होगी, 3। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सुपर प्राइम नंबर्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। ये तो और जबरदस्त नंबर है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स नहीं, परफेक्ट नंबर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं हम। आप लोगों को बात क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या माने होल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भी यहाँ भी पूर्ण कहते हैं, और होल नंबर्स का भी मतलब क्या होता है, पूर्ण। तो हम लोग ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड करेंगे यार, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या से। वे सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब वे सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर अपने उचित भाजकों के योगफल के योग के क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। बड़ा अजूबा क्वेश्चन इति नियम से दिखा रहा है कि सर वे सभी प्राकृत संख्याएं जो अपने उचित अभाज्य मतलब खुद को छोड़कर सब माने सभी अभाज्य माने अभी सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो वह उसके संख्या के बराबर हो, अर्थात उसको जब स्वयं को मिला दिया जाए तो अपने के दुगना हो जाएगी। यानी अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक या वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो उसका योग जो है स्वयं संख्या की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ये दिया हुआ संख्या जो है पूर्ण संख्या है। अब एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। जैसे 28 ले लीजिए, 28 नहीं 6, 6 का गुणनखंड ले लीजिए। गुणनखंड 6 का गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3 और 6। तो इसके परिभाषा के अनुसार लेंगे तो इसको छोड़ देना है, स्वयं को छोड़ दिया जाए, बाकी ये सारे बचे हुए नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी 1 + 2 + 3 बराबर कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो 6 क्या है, अतः 6 पूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर है। अब फिर दूसरा, अगर इसी बात को हम कहते हैं, अगर ये सबको ले लेते सर, तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 6, तो ये जोड़ने पर आएगा 12, और 12 जो है 6 का क्या है, दुगुना है। तो यानी स्वयं को अगर शामिल कर लिया जाए तो वह क्या हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा उसका। तो अगर एक और उदाहरण ले लिया जाए सर, जैसे 28 का गुणनखंड, 28 का गुणनखंड, तो 28 1, 2, 4, 7 और 14 और क्या होगा 28। तो आप देख लीजिए 7 × 4 = 11, 3 = 14। तो यानी कि इसको छोड़ दिया जाए और बाकी को जोड़ोगे, 1 + 2 + 4 + 7, तो कितना आएगा 28 नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन मैंने आएगा, आपके मन में उठता होगा कि सर 28 तो हो गया, लेकिन इसके बाद बताइए, आपको तो याद होगा, आप तो मान लीजिए कि कह सकते हैं 28 के बाद अगर जो लड़का इसको पहली बार देख रहा है तो 28 के बाद वह नहीं बोल पाएगा, 496 होता है। तो अब बताइए कि सर 6 के बाद 28, 28 के बाद 496, बताइए तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक हड़बड़ाना नहीं है, एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या बताएंगे, एक ट्रिक। आपको सुपर प्राइम नंबर्स जानने का है, तो ये ट्रिक कौन सा है, 2 के पावर
p माइनस 1 इंटू 2 के पावर p-1 इजकल टू हमेशा आएगा सुपर सुपर कह रहे हैं, सॉरी, परफेक्ट नंबर। लेकिन आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि p क्या है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अर्थात अभाज्य संख्या है। अब इसको सर साबित करने के लिए कि सही है कि गलत है, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि सर सबसे पहला प्राइम नंबर्स क्या होगा, इति परफेक्ट नंबर्स क्या होगा इस परिभाषा के आधार पर, तो 6 होगा। तो सर 6 कैसे आएगा, तो यानी कि इसमें आप बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 होता है। तो जैसे में एग्जाम्पल के रूप में हम पहला लिखें, 2 के पावर 2-1 1 हो जाएगा। 2 के पावर 2-1 इसको सॉल्व करके देखिए, 2 दूनी का 4, 4 में से 1 गया, 3, 3 दूनी का 6 आ गया। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा 2 के बाद कौन सी प्राइम नंबर्स आती है, यानी अभाज्य संख्या कौन होती है, 3 होती है। तो 2 के पावर 3-1 2 और 2 के पावर 3-1, तो यानी 2 दूनी का 4, आइए हो गया 8, 8 में से 1 गया, 7 चौक 28 हो गया। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि सर इतना तो आप लिए थे, तो क्या जाने हो सकता है उसी को दिखला करके बेवकूफ़ बनाने वाली बातें कर देते हैं आप। नहीं नहीं, बेवकूफ़ एक टीचर और डॉक्टर ही होता है जो बेवकूफ़ नहीं बना सकता, भले पैसा ले सकता है आज के मॉडर्न युग में, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपको बेवकूफ़ बना देगा। ये झूठ बोल करके लंबा समय तक नहीं लेके जा सकते हैं लोग, क्योंकि आप जिस दिन परिपक्व होइएगा उनको गिर जाना है। तो इसलिए आपको जांच करना है, और मैथ और साइंस जो है एकदम प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल बाबू। तो यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद कौन होगा 5, तो 5 में से 1 गया 4 इंटू 2 के पावर 5-1, तो यानी 2 के पावर 4, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, गुणे 32 में से 1 गया 31, तो 16 का 6 और 16 तिया 48 से 1 49। और मैंने कहा था कि बाबू इसके बाद 496 होता है। इसी तरह से आगे की ओर अब आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और शायद हमको लगता है कि आपको समझ में आएगा भी। तो कुछ नया तो आपको देखने को मिला होगा। तो इस नंबर सिस्टम से ही आपको मालूम चलेगा कि एजुकेशन क्या होती है, हमको क्या जानने की ज़रूरत है, और आप एकदम डीप लेकर के जाएंगे आपको। ये तो एक मान लीजिए कभी नंबर सिस्टम, ये आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए पहला टॉपिक था। आगे आपको बहुत सारा डीप लेकर के जाएंगे फंडामेंटल में। अगला है, अब यहाँ तक आता है, ये सारे चीज़ें हम अभी तक बात जो की है नेचुरल नंबर्स की बात की है सर। लेकिन अभी आप देखे थे कि हमने जब फर्स्ट टाइम बोला था तो 2 प्राकृत संख्या को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा प्राकृत संख्या होती है, लेकिन घटाने पर सर प्राकृत संख्या नहीं आ सकती है। मान लीजिए 10 गो सेव है, 10 सेव खा जाइएगा तो कितना बचेगा, तो भूखा, भूखा मतलब 0। तो भाई 0 भी तो कोई ना कोई नंबर्स हुई। तो कहा कि सर नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को अगर शामिल कर दे तो मेरी संख्या पूरा हो जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, परिवार में शून्य को शामिल करने से जो नई संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण, जिसे प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम लोग n से सूचित करते थे, उसी तरह से पूर्ण संख्याओं को, ये पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है, देखिए अंग्रेजी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, होल नंबर्स है। क्या है, होल नंबर्स। तो बाबू कोई व्यक्ति पूछे कि तब बताओ तो होल नंबर्स का संग्रह क्या हो गया, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी क्या होती है, अपरिमित, जिसको गिना नहीं जा सकता। इसके फैमिली में किसको शामिल करना है, शून्य को। तो अब ये पहले था प्राकृत, लेकिन जैसे शून्य इसमें आ गया तो अब तो ये तो एक नया फैमिली बन गया ना, और इसी नए फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ तो आपको क्लियर दिखाई देता होगा कि सबसे छोटी सर पहला, सबसे, नोट में नोट नंबर फर्स्ट, सबसे
छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बाबू? शून्य है। नहीं, कौन? थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। क्या है? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है, परंतु सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्योंकि देखिए, आप ही बताइए कि ये 0 जो है पूर्ण तो है परंतु प्राकृत नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा प्राकृत संख्याओं का संग्रह नहीं है जो पूर्ण संख्या में नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे में शून्य पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया होल नंबर्स। अब इससे ज़्यादा आप लोगों को आगे सीखना है। नेक्स्ट, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? शून्य से लेकर गिनती की सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। आई का मतलब इंटीजर, परंतु जेड क्यों सूचित किया जाता है सर? तो जेड का मतलब होता है जेहलीन, एक जर्मन वर्ड है, और जेहलीन का अर्थ होता है काउंटिंग नंबर्स ब्रिटिश में, और उसी को हम लोग देवनागरी में क्या कहते हैं? गिनना। तो इस प्रकार से आप लोगों को इंटीजर के समूह को आई से या जेड से हम लोग सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर, अतः हम लोगों का पूर्ण संख्याओं का संग्रह जो है अनंत से माइनस अनंत से माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, इन पूरे संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि पूर्णांक कहते हैं। और आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा बाबू कि इसमें ये जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ये सभी के सभी ऋणात्मक हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी पूर्णांक है परंतु धनात्मक है। तो हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, इसी के आधार पर इसको कहा गया है कि सर ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक, और ये क्या हो गई? धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये सभी के सभी प्लस में है। और ये जो है जिसको आप शून्य कहते हो, ये न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, ये दोनों के अगुआ है, यानी इस दोनों को अलग अलग करता है। और जब इस दोनों अगुआ जो है इस दोनों को एक साथ शामिल कर लेता है, तो ये पहले गिनती की संख्या थी, ये गिनती में नेगेटिव संख्या थी, और शून्य जैसे इसमें शामिल हुआ तो यहाँ से पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन शून्य जब नेगेटिव वाले को लेके चला आया तो कहा कि हम लोग एक बड़ी संख्या बन गई जिसमें संख्याओं का अब कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, अर्थात पूर्णांक। अब अंकों का पूरा अंक इसमें शामिल हो गया है, यानी कि उसको पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब इसी इंटीजर को सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। आपके 12th क्लास में 11th क्लास में पूर्णांक के बारे में डीप आपको जाना है। अब इसमें हम लोग कुछ नोट पढ़ेंगे। नोट क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ लिख रहे हैं, नोट नंबर फर्स्ट, एक एक करके देखना है, यानी कि पॉजिटिव, चाहे हिंदी लिख रहे हैं, चलिए, धनात्मक पूर्णांक। तो ये संग्रह के बारे में ध्यान रखना। धनात्मक पूर्णांक मतलब यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन होंगे? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये सभी के सभी क्या हो गए? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा, ऋणात्मक पूर्णांक, तो यानी कि क्या हो गया? सब माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -2
-1, ये सभी के सभी। तो यानी कि धनात्मक मतलब सभी के सभी वे सभी पूर्णांक जो कि प्लस में है, ऋणात्मक मतलब वे सभी के सभी जो क्या हो, माइनस में हो। अगर इस तरह से आपको और लगता है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। चलिए क्रम की -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट, और ये प्लस में इन्फानाइट तक हो गया। तीसरा अधनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब क्या हुआ सर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव तो हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट तक। तो बच्चा सोचता है कि सर अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं, तो अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं मतलब ऋणात्मक। कहा कि सर ऋणात्मक हो गया, लेकिन नहीं, अधनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव कहने का अर्थ ही होता है कि यानी कि वैसे सभी मान जो पॉजिटिव ना हो। तो आप ही देख लीजिए, यहाँ पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव ना हो मतलब कि ये क्या पॉजिटिव है, क्या है, नहीं है, तो इसको ना हटाएंगे, इसको ना हटाएंगे ब्रदर। ये तो 0 से लेकर के ये सभी ऋणात्मक वाली संख्या। तो यानी कि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सर नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ करके नहीं, पॉजिटिव को छोड़ करके नहीं, पॉजिटिव को छोड़कर, लेकिन ऋणात्मक नहीं, तो इसमें तो 0 भी शामिल होगा ना। यानी कि ये देखिए ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक अलग चीज है, अधनात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। वे सभी पूर्णांक जिसमें से धनात्मक हटा दीजिए, जो संग्रह बचेगा वह क्या कहलाएगी, और ऋणात्मक कहलाएगी, नॉन नेगेटिव कहलाएगी। इसी तरह से ऋणात्मक, इसी को ऋणेतर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 0। और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक को छोड़कर, तो यानी 0 मैंने शून्य और सभी धनात्मक संख्या। बहुत ज्यादा आपको रिलेशन में यूज है इसका, डॉट डॉट टू इन्फानाइट, हो गया। नेक्स्ट सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर मतलब वे सभी पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णांक मतलब 0 से लेके गिनती की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। लेकिन उसमें सम लग गया, तो वे सभी पूर्णांक जिसमें 2 से पूर्णतः क्या लग जाए, भाग लग जाए, तो यानी कि 0 है, यानी कि पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य है, +-2, +-4, +-6, +-8 डॉट डॉट। थोड़ा सा बच्चा को कंफ्यूजन होता होगा कि सर 0 कैसे सम पूर्णांक हुआ, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। छठा विषम पूर्णांक, 1 3 5 7 और सभी में क्या लगा देंगे, +-, डॉट डॉट टू इन्फानाइट। थोड़ा सा साफ लिख दे रहे हैं, +-1, +-3, +-5, +-7 डॉट डॉट, हो गया ये। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, विषम है, और ये पूर्णांक है तो नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। बच्चा सोचता होगा कि सर 0 कैसे आता है, तो हम आप लोगों को बता दें कि यही से हम समझा दे रहे हैं। हर एक के सम के बाद क्या होगा, विषम होगा, और उसके पहले भी क्या होगा, यानी कि सम कोई उठा लीजिए, सम है तो इसके बाद भी विषम है और इसके पहले भी विषम है। तो 0 है, इसके बाद क्या है, विषम है, इसके पहले भी क्या है, विषम है। फिर ये देखिए सम हो गया, तो इसके बाद भी विषम है और इसके बाद भी, यानी कि आप अल्टरनेट भी चलिएगा, बहुत सारे तरीका है पहचानने का उसका। तो कहीं से भी आप चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते, विषम सम, सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, तो विषम के बाद क्या आता है, सम, असम है तो फिर उसके बाद विषम आएगा। तो देखिए आ गया, 1 के बाद क्या हो गया, 2। तो अर्थात ये अपने इस तरह से लग रहा है कि ये पूर्णांक जो 0 से भी, 0 में तो 2 से भाग लग ही जाएगा, तो कहता है लोग कि सर 3 से भी तो भाग लग जाएगा,
अरे बेवकूफ, सम के डेफिनेशन हमको दुइये से ना मतलब है। तो आप देखिए ना, 15 जो है क्या सम है? नहीं है। तो क्या इसमें 3 से भाग नहीं लगता है, 5 से भाग नहीं लगता है? तो हमको 3 और 5 से कोई मतलब थोड़ी है। हमको मतलब है कि सर वह 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो यानी 2 से विभाज्य होगा, जिसका शेषफल क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्या था? विषम पूर्णांक। और एक 7वां नोट के रूप में, शून्य है ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यानी कि शून्य ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का पूर्णांक खत्म हो गया। अब पूर्णांक के बाद आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो हम पूरा बताए थे। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, तो ये तो बचपन से आप लोग पढ़े हैं, इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। जिस संख्या को P बटा Q से, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। फिर ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 गो शर्त है। दुनिया की कोई भी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q जो है क्या हो? पूर्णांक हो। माने ये P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। और P का मान कुछ भी हो, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर, माने Q भी कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वह संख्या जो है क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? Q से। क्योंकि जब मान लीजिए कि आप यहाँ 15 लिखते हो, 15 में 3 से भागा दोगे तो ये क्या कर, कितने बार में कटेगा? 5। तो ये 5 जो है यही ना आपका भागफल हुआ। और भागफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोशिएंट। कोशिएंट का फर्स्ट लेटर क्या है? Q है। इसलिए हम लोग परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? Q से। तो यानी कि Q बराबर वे सभी संख्या, तो 0 परिमेय संख्या है। एक दुनिया की जितनी प्राकृतिक संख्या सभी परिमेय संख्या है। जितनी पूर्णांक है वे सभी के सभी हैं। जितने भी शांत दशमलव है, यही तो सबसे ज्यादा पढ़ना है आपको दशमलव के बारे में। अशांत आवर्ती जितना दशमलव होगी वह भी सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। -5/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो यानी कि ETC इस प्रकार के कोई भी रूप यदि दिखाई देते हैं तो वह सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या। 0 को लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/0 नहीं हो सकता है। 0/1, 0/2, 0/3, तो इसको P बटा Q के रूप में। 1 को लिख सकते हैं 1/1, -5 को -5/1, 15 को भी हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q में इसको, और ये तो P बटा Q के रूप में है ही। तो इस प्रकार की किसी भी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 हो। लेकिन ये हो गया बचपन वाला हाल। लेकिन इस चीज को हम लोग रटा मारते हैं, समझते नहीं। सीधा सीधी कहो ना, क्योंकि दुनिया में आप लोग जितना पढ़े थे तो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से ही आप लोग पढ़े हैं। तो वास्तविक संख्या के बाद क्या होती है? उसको 2 भागों में, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। तो जब परिमेय जान ही गया तो वास्तविक संख्या के वे सभी परिमेय संख्या को निकाल दीजिए, जो बचेगा वह क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यानी कि हम सीधा सीधी बोलेंगे वे सभी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है। तब कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि तब परिमेय संख्या क्या है? तो वे सभी माने संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ P तथा Q के रूप पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 तो वह परिमेय संख्या है। तो वह अगर नहीं है तो यानी सीधा सीधी क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय को Q, तो Q डैश मतलब नॉट रेशनल, या Q उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। Q के पावर C या Q के पावर रेकनिंग, ये तीनों तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आता है कि सर कि अपरिमेय है कौन, तो इसका संग्रह कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि दुनिया के जितनी भी रूट के अंदर
वे सभी प्राकृत संख्याएं जो परिपूर्ण वर्ग नहीं हो, सभी के सभी क्या हैं, अपरिमेय हैं। जैसे दो, दो का पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है। तीन, क्यों सर ऐसा इसको कहा जाता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के रूप में आएगा, और दशमलव के रूप में अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में आती है, और अशांत अनावर्ती दशमलव को पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आता है, जैसे हम लोग पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से सभी संख्या, जैसे हो गया पाई, सर पाई, तो पाई का तो मान 22/7 होता है। बाप रे बाप, ब्लंडर हो जाएगा ये, 22/7 नहीं करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो दशमलव के रूप में इसका मान निकाला गया है। लेजांड्रे और लेवांट नामक मिथी मैथमेटिशियन ने इसको पहली बार निकाला था 1700 ईस्वी में। तो ये दशमलव के रूप में अशांत अनावर्ती, इसका अप्रोक्स वैल्यू हम लोग 3.14 रखते हैं, या 22/7 वह लगभग है, ना कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना होता है, तो 2.17 डॉट डॉट, ये अशांत अनावर्ती के रूप में होती है। तो यानी ई का भी वैल्यू जो होता है दशमलव के रूप में अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो सर 1.11010001000 आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे। इस तरह की कोई भी संख्या का अगर रूप मिल रहा है तो ये दशमलव के रूप में है, और अशांत अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और दुनिया में वैसी कोई भी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो परिमेय संख्या को पूर्णतः डिफाइन करे, तो वह सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब तो हमारे मन में आता होगा कि सर तब तो ये दुनिया में इसी दो संख्याओं को अगर मिला दिया जाए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तब उसके बाद दशमलव में रखेंगे। कोई व्यक्ति पूछे कि सर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, अर्थात आर बराबर इसमें परिमेय भी होगा, जैसे 1, -5, 1/2, -3/2, 1.5, पाई, ई, √3 etc। इन सभी चीज़ों का संग्रह जो है क्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी है और अपरिमेय। वास्तविक कहने का मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो यानी सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, लेकिन दुनिया के सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। अब इसी बात को हम शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं सर कि यानी कि Q और Q डैश का यूनियन, माने परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो यही क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, रियल नंबर्स। यानी कि परिमेय और अपरिमेय के पूरे संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। हो गया यहाँ तक। अब लेकिन हम बात करेंगे डिटेल्स परिमेय और अपरिमेय। पूरे नंबर्स में सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम में परिमेय और अपरिमेय जैसे समझ गए तो पूरा चीज़ समझ गए। परिमेय और अपरिमेय समझने का मतलब दशमलव समझ गए, तो हम लोग सबसे पहले दशमलव के बारे में जिक्र करेंगे। किसके बारे में, दशमलव के बारे में। तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं।
हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो यानी कि ये हो गया शांत, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत दशमलव अर्थात नॉन टर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दशमलव के रूप में आप लोग जानते हैं, दशमलव के रूप में कि शांत का मतलब क्या होता है, माने वैसा दशमलव, यानी कि दशमलव माने कोई भी संख्या का दशमलव निरूपण जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो निश्चित हो जाए, 1.123 0.235 ETC। इस प्रकार के सभी दशमलव का जो एग्जाम्पल है वह सभी के सभी क्या है, शांत दशमलव है। क्या है ये, सभी के सभी शांत दशमलव हैं। उसी तरह से कोई कहते 15.73, ये सभी के सभी क्या हो गए, शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या है सर, तो हो गया। अब यहाँ से ये शांत हो गया। अशांत, अशांत दशमलव क्या है, तो इसके भी एग्जाम्पल मैं बता दूं कि वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो अनिश्चित हो, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे में 1.3 पर रेकरिंग, इसका अर्थ हुआ कि 1.333, 5.73 पर रेकरिंग, ये सभी दशमलव प्रसार जो हैं। यानी कि इसके अलावा और भी जैसे 1.1100 ऐसे, ये सभी के सभी दशमलव प्रसार जो है वह क्या अशांत है। तो इसमें तो सर दो प्रकार के दिख रहे हैं, एक और रिपीट कर रहा है और एक जो है दशमलव की संख्या अशांत है, माने ये कभी शांत नहीं हो रहा है, इसकी अंत नहीं हो रही है, लेकिन इसका दशमलव के बाद दोहराव जो है उसका क्रम समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी कि जब कोई दशमलव प्रसार अशांत हो और अशांत में दशमलव के बाद अंकों का दोहराव निश्चित क्रम में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती, अर्थात रिपीटिंग, और दूसरा बोलते हैं अनावर्ती। अना अना अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो सर ये क्या है, आवर्ती मतलब जिसका दशमलव का निरूपण जिसे 1.33 अर्थात जो दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद अपनी ही चीज को क्या करती हो, दोहराती हो, रिपीट करती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती। जैसे 5.73 दिए हुए हैं इस दोनों पर रेकरिंग, ये सभी के सभी उदाहरण जो है आवर्ती है। अनावर्ती का मतलब जैसे आप लोगों को पाई का वैल्यू था, ई का वैल्यू था, अभी आपके सामने 1.10
एक ऐसे 2 जीरो डॉट डॉट, ये जो है अनावासनी रूप से, इसी को हम लोग शॉर्टकट में नॉन टर्मिनेटिंग इन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अर्थात NTNR बोलेंगे। और इस प्रकार की ये शॉर्टकट में इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे NTN, N माने नॉन, T माने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या है? NTR, क्या है? NTR। अब आपके मन में चलता होगा कि बताने का आपका मकसद क्या है सर? तो मकसद मेरा साफ है कि दशमलव में कोई भी संख्या है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जब समझ में ना आए तो उसका वैल्यू देखते हैं, और वैल्यू जब देखेंगे तो उसका दशमलव रूप देखेंगे, दशमलव के किस रूप में आ रहा है। तो हम लोग यदि अगर शांत के रूप में होगा तो वह कौन सी संख्या होगी? परिमेय। कौन सी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। वे सभी दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार शांत में हो, अर्थात दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, तो उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या। मतलब शांत दशमलव को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। सर अशांत आवर्ती में इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो ये क्या है? परिमेय है, परंतु ये जो है क्या है? अपरिमेय। इतना बताने का मकसद मेरा यही था कि यानी कि शांत और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होती है वह रेशनल नंबर्स होती है, तथा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वह अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इनको हम लोग P बट्टा Q के रूप में, हम लोग परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है उस P बट्टा Q के रूप में इसको बदल नहीं सकते हैं, और इसे हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार P बट्टा Q के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। अभी इसी चीज को हम डिटेल्स आपको नोट के रूप में लिखे हुए हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में। तो वे संख्या जिसका दशमलव निरूपण यहाँ पर देखिए शांत या अशांत आवर्ती हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्या जिनका दशमलव निरूपण माने दशमलव का जो रूप है वह शांत में हो या अशांत आवर्ती दशमलव में हो तो इसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय। परंतु वे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अशांत अनावर्ती दशमलव जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं, इसे P बटा Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है, और जैसे जब भी इसे P बटा Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। सबसे लाजवाब बात यहाँ लिखा हुआ है कि Q एंड Q डैश परिमेय तथा अपरिमेय आर अल्टरनेट टू ईच अदर। ये जूनियर क्लास के बच्चे कम समझ सकते हैं, लेकिन जो सीनियर जो सोचने की क्षमता रखता है वह इसको आसानी से पकड़ेगा कि जैसे नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन, चूंकि लाइन किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, यानी बिंदुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक बिंदु जो होती है एक रियल नंबर्स को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कोई भी संख्या यहाँ पर परिमेय ले लिए ना, तो इस परिमेय संख्या के जस्ट बाद माने जस्ट आफ्टर, तुरंत, सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग, माने जस्ट बाद में या जस्ट पहले हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या कहीं लिखा हुआ है ना तो उसके जस्ट आगे परिमेय होगी या उसके जस्ट पहले परिमेय होगी। तो परिमेय के जस्ट बाद अपरिमेय होती है, माने अल्टरनेट, हमेशा कोई नंबर लाइन होगा तो परिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय, अपरिमेय के बाद परिमेय, माने उसके जस्ट तुरंत। ये कल्पना की बातें हैं। तो नंबर लाइंस पर परिमेय संख्या तो अनगिनत है, तो परिमेय, परिमेय के जस्ट बाद अपरिमेय, उसके जस्ट बाद अपरिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय, अल्टरनेट चलती है। दूसरी बातें आप याद रखोगे, पाई जो होती है इसका एप्रॉक्स वैल्यू है। ये क्या है? एप्रॉक्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? एप्रॉक्स। समझ में आ रहा है? कौन सी वैल्यू? एप्रॉक्स वैल्यू है।
या 22/7 या 355/13, जब 3 इसको पाई का मान 3.1416 समथिंग होता है, तो यानी 2 अंक तक मिलता है। 22/7 को भी भाग दीजिएगा तो 3.14, माने पाई का जो वैल्यू निकाला गया उसमें 2 स्थान 3 स्थान तक इन सभी का वैल्यू मिलता है। इसलिए हमको जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो इसका हम लोग वैल्यू रखते हैं 3.14 के आसपास। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि सर दुनिया की कोई भी अंडर रूट में अभाज्य संख्या रहेगी तो वह हमेशा कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर कुछ आपको संग्रह दिया गया है, ये संग्रह जो है रियल नंबर माइनस अनंत से अनंत होती है। इसमें दशमलव है, परिमेय है, अपरिमेय, बहुत सारी। आर प्लस मैंने धनात्मक, तो जीरो धनात्मक नहीं है। देखिए छोटा कोष्ठ का मतलब है, आगे हम आपको फंडामेंटल में ये अंतराल बताएंगे, ये खुला अंतराल है, जीरो नहीं, जीरो के बाद 0 समथिंग से अनंत तक। आर माइनस मैंने ऋणात्मक, तो जीरो से छोटा है, मैंने जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो जीरो से बड़ा सभी धनात्मक संख्या क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर। जीरो से छोटा सभी क्या कहलाएगी? नेगेटिव रियल नंबर्स। और हेकर मतलब ला शून्येतर, नॉन जीरो, नॉट मैंने इसका मतलब होता है जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, मैंने वे सभी रियल नंबर्स, इसको क्या बोलेंगे? नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसी को बोलते हैं शून्येतर वास्तविक संख्या, अर्थात वे सभी रियल नंबर्स जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा। ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर नॉट बोलेंगे, मैंने आर जीरो नॉट, मैंने एप्सिलॉन नॉट, जिसे फिजिक्स लॉजिक में यूज करते हैं। नॉन जीरो रियल नंबर्स। और ये आई जीरो, जहाँ जीरो होगा इसका मतलब जीरो को छोड़कर वे सभी पूर्णांक जिसमें जीरो नहीं होगा, तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पूर्णांक। इस तरह से आगे हमको बहुत ज़्यादा रिलेशन फंक्शन में इसका जरूरत है। तो आगे अब आता है कि सर तब काल्पनिक संख्या क्या है? तो भाई काल्पनिक संख्या क्या है? तो वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और वह किस फॉर्म में हो? ऋणात्मक के रूप में हो। क्या हो? यानी कि ऋणात्मक के रूप में हो। और ये सेकेंड लास्ट, उसके बाद लास्ट। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात यानी कि कोई भी नंबर्स जो यहाँ नेगेटिव होगी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट के अंदर -1, -2 अंडर रूट -5 चाहे 4 ETC हो गया। ये सभी के सभी क्या हो गए? काल्पनिक संख्या हो गई। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसमें कुछ नोट की बातें बताएंगे। अंडर रूट -1 पहली बार इसको आयोटा से डिनोट किया गया। आप लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, अर्थात आई, और इसी का मतलब होता है I² बराबर -1, जिसने पहली बार यूलर नामक मैथमेटिशियन ने इसका यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि I के पावर माने 51, तो कितना होगा? या आप कह सकते हो 50, तो यानी कि I के पावर ऐसे 2 के पावर 25, तो I के स्क्वायर मतलब -1 के पावर 25, और -1 को 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इस तरह से ये सभी के सभी संख्याएं क्या है? काल्पनिक। अब कैसे? अब एक और उदाहरण, जैसे x² + 4 इक्वल कितना? 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x² + 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी x का वह कौन कौन सा मान यहाँ रखेंगे ताकि 4 के साथ जोड़े तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बताइए दुनिया में कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करोगे और -4 आ जाए? क्योंकि -4 आएगा तब ना 0 होगा, लेकिन कभी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यानी x², देखिए इसी को कहते हैं, तो -4 अर्थात x² उधर जाएगा तो -√4 हो जाएगा, और यही क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है, अर्थात r'। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? इसे हम लोग प्रायः इसे r' से सूचित करते हैं।
हो गया। अब सर कहोगे कि सर इसके बाद क्या आता है, तो लास्ट टॉपिक जो है सम्मिश्र संख्या है। तो वे सभी संख्याएं, मैंने सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। लेकिन इसका पार्टिकुलर एक फॉर्म है, तो यानी वे संख्याएं जो a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां a और b क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और उस पार्टिकुलर सम्मिश्र संख्या को हम लोग जेड में एगो डैश होता है, इसे जेड डैश से सूचित किया जाता है। तथा कॉम्प्लेक्स नंबर के संग्रह को हम लोग किससे, कैपिटल सी से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अतः जेड बराबर, ये जेड बराबर जो है a प्लस आई बी, जहाँ a जो है और b जो है क्या है, एक रियल नंबर से, और ये i जो है अंडर रूट क्या है, -1 है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे z बराबर 5 + 3i, जिसमें a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, कौन कौन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग, उसी चीज को नोट में लिखे हुए हैं। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक होती है रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक भाग। तो यानी कि अब यहाँ पर अर्थात हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जेड बराबर a प्लस आई बी। तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रदर, ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और आपको बता दूं कि रियल पार्ट को हम लोग, रियल पार्ट को आर ई, और कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ना, आर ई जेड से सूचित करते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रदर, ए। और इमेजिनरी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई एम जेड से, और इसका वैल्यू हो जाएगा बी, ना कि आई। आई ये बता रहा है कि हम इमेजिनरी का हिस्सा है, माने मेरे साथ जो लगा वही इमेजिनरी है, और जिसमें एन आई नहीं लगा हुआ वो इमेजिनरी नहीं है। तो ए हो गया रियल पार्ट और बी हो गया इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को ई आर ई जेड से इंडिकेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को जेड से इंडिकेट करते हैं। हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसी में कहा जाता है, जिसे इसी चीज को हम लोग कैसे कहते हैं, यहाँ पर बगल में नोट में लिख दे रहे हैं कि सर अगर रियल पार्ट 0, यदि आर ई जेड जो है अगर 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध या विशुद्ध, शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और यदि यही चीज अगर आपको कह दिया जाए, यदि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट जो है वह क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशुद्ध या शुद्ध, विशुद्ध प्योरली वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं। हो गया। एक चीज और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे नोट के अंदर, तो आप लोगों ने ओवरऑल पढ़ने के बाद देखा होगा, तो ये इस तरह से आपका पूरा जो है नंबर सिस्टम समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। लेकिन जेड, अब आप लोग एक 12 क्लास में जा रहे हैं, 12 क्लास के लिए मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि कोई व्यक्ति पूछे कि सर दुनिया की सबसे छोटी सेट जो है क्या होगी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सब सेट होता है किसका, होल नंबर्स का। सबसेट मतलब नेचुरल नंबर के सभी चीज होल नंबर्स में, होल नंबर के सारे चीज इंटीजर्स में, किसमें, हाँ इंटीजर्स में, इंटीजर के सारे चीज रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स के सारे नंबर्स किस में पाए जाते हैं, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के सारे चीज किस में पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सी में। तो इस प्रकार से आप लोगों के पूरे नंबर्स का कलेक्शन है।
नेचुरल नंबर सबसे टफ होल नंबर सबसे टफ इंटीजर सबसे टफ रेशनल नंबर सबसे टफ रियल नंबर सबसे टफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दुनिया का सबसे बड़ा दादा नंबर्स का कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा नंबर सिस्टम खत्म हुआ। इसके अगले वीडियो में हम रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसको अच्छी तरह से अपने आपको स्मरण कर लेना होगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और आगे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट को, अपनी आवश्यकता को कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरह का वीडियो आप लोगों को लाऊंगा। लेकिन ये आप लोगों को यूट्यूब पर केवल फंडामेंटल दिख रहा है। यदि आपको पूरा 12th क्लास के अगर सिलेबस को पढ़ना है पूरी कंसेप्ट के साथ, तो आप लोग इस बैच शिखर बैच को आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, जो 999 में है। यदि आप शिखर इंग्लिश में लिख करके 0.2 अगर उसमें इतनी करते हैं तो आपको 30% और 999 में भी लेस मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी जो है कहाँ तक है, यानी कि एग्ज़ाम के समय तक है। तो इस तरह से आप लोगों का इंटर के लिए, ये मैथ के लिए है। इसी तरह से आपके घर में कोई बच्चा यदि वह मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक के बच्चों के लिए हम लोग एक मंजिल बैच लेकर के आए हैं, जिसका टोटल मात्र दाम अभी ऑफर में 1999 रुपया। अगर यही मंजिल इंग्लिश में कैपिटल लिख करके 0.2 लिख रहा है तो ये 1999 में भी 30% उसको लेस दिया जाएगा, अर्थात कूपन के माध्यम से। और इसके बाद आप लोगों का ये जो है मार्च से स्टार्ट होगा और वह बैच फरवरी में ही स्टार्ट होगा। इस तरह से आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही। मिलते हम लोग अगले जुनून और जोश के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।